नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त आज होगी जारी। जी हाँ दोस्तों, देश भर के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सौगात देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की 8वीं किस्त के तौर पर 9.5 करोड़ लाभार्थी किसान परिवारों के लिए 19,000 करोड़ रुपए की राशि जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे और लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित रहेंगे। बयान में कहा गया है कि इस दौरान 9.5 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के खातों में 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, अब तक इस योजना के तहत 1.15 लाख करोड़ रुपए किसान परिवारों के खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र में 1 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, जरूरी सेवाओं पर रहेगी छूट। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है, लेकिन अभी भी रोजाना 40,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसे देखते हुए महाराष्ट्र सरकार एक बार फिर लॉकडाउन को बढ़ाने जा रही है। अब 1 जून की सुबह 7 बजे तक पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान जरूरी सेवाओं पर दी गई छूट पहले की तरह मिलती रहेगी। आपको बता दें दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। अन्य राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना होगा और यह 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना से मौत का आंकड़ा। एक दिन में 308 मरीजों ने तोड़ा दम। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना मिलने वाले नए कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार घटता जा रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौत के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहाँ 10,479 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 308 मरीजों ने दम तोड़ा है। इससे एक दिन पहले दिल्ली में 13,287 नए कोरोना संक्रमित मिले थे, जबकि एक दिन में 300 मरीजों की मौत हुई थी। हालांकि राहत की खबर यह रही है कि नए मरीजों से ज्यादा रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या लगातार ज्यादा चल रही है। आज भी 15,189 मरीजों को कोरोना से जंग जीतने के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि एक दिन पहले 14,071 मरीजों ने कोरोना को हराया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साल के अंत तक आ जाएगी 2 से 18 साल के बच्चों के लिए वैक्सीन। DCGI ने कोवैक्सीन के ट्रायल को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को होने वाले संभावित खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को 2 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल की मंजूरी दे दी है। DCGI ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के लिए ट्रायल को मंजूरी दी गई है। माना जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर तक बच्चों के लिए वैक्सीन आ जाएगी। आपको बता दें दोस्तों, भारत बायोटेक की ओर से वैक्सीन ट्रायल 525 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ये 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर किया जा रहा है। कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का दूसरा और तीसरा फेज होगा। वैक्सीन 2 डोज वाली होगी और पहली और दूसरी डोज के बीच 28 दिन का अंतर होगा। भारत बायोटेक के मुताबिक वैक्सीन को इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाएगा। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली और पटना एम्स में यह ट्रायल किया जाएगा। इसके अलावा नागपुर के मेडिट्रीना मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट में भी ट्रायल होंगे। माना जा रहा है कि साल के अंत तक बच्चों के लिए वैक्सीन तैयार हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कोरोना से माता पिता की मौत पर बेसहारा बच्चों को मिलेगी पेंशन। सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना के बीच कई ऐसे परिवार हैं जिन्हें कोरोना ने जिंदगी भर का जख्म दे दिया है। ऐसे कई परिवार हैं जिनमें कोरोना की वजह से माता पिता और अभिभावकों की मौत हो चुकी है, जिनके चलते बच्चे बेसहारा हो गए हैं।
हैं। ऐसे बेसहारा बच्चों के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को घोषणा की है कि ऐसे बच्चे जिनके परिवार से माता पिता अभिभावक का साया उठ गया है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में कई परिवारों को तोड़कर रख दिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिनके बुढ़ापे की लाठी के सहारे छिन गए हैं। कुछ परिवार ऐसे हैं जिनमें मासूम बच्चों के सिर से अपने पालक, अपने माता पिता, अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे बच्चों के सामने अब जीवन यापन की समस्या उठ गई है और इसलिए हमने यह फैसला किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे बच्चों के लिए जिनके परिवार से माता पिता, अभिभावक का साया उठ गया है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे परिवारों को 5,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी ताकि बच्चों को जीवन यापन के लिए परेशान ना होना पड़े। ऐसे सभी बच्चों के शिक्षा का निःशुल्क प्रबंध किया जाएगा ताकि वह अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रख सके। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश, कहा फंसे प्रवासी मजदूरों को राशन और परिवहन सुविधा मुहैया कराएं। जी हां दोस्तों, प्रवासी मजदूरों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि केंद्र, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा में फंसे प्रवासियों को परिवहन प्रदान करने पर राहत के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र, दिल्ली सरकार, यूपी और हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में फंसे प्रवासियों के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत राशन उपलब्ध कराएं। मई से प्रवासियों को सूखा राशन दिया जाए। राशन को दिल्ली एनसीआर में प्रवासियों को बिना आई कार्ड के दिए जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली, यूपी में फंसे हुए प्रवासी कामगारों की पहचान करें और सड़क मार्गों से या केंद्र की मदद से ट्रेन द्वारा परिवहन प्रदान करें। इसके साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सामुदायिक रसोई के माध्यम से फंसे प्रवासियों को एक दिन में 2 बार भोजन प्रदान करें। मामले में अगली सुनवाई 24 मई को होगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। भारत में कोवैक्सीन की धीमी रफ्तार पर संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को गहरा झटका लगा है। देश में कोरोना के तेजी से लगातार बढ़ रहे मामलों पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत में टीकाकरण की धीमी रफ्तार पर चिंता जताते हुए कहा है कि वैक्सीन की भारी मांग को पूरा करने के लिए भारत में कोरोना टीकों की पहुंच असमान और अपर्याप्त है। इस वजह से कोरोना संकट से उभरने की रफ्तार पर असर पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं में कोरोना की मार झेल रहे भारत की स्थिति पर प्रकाश डाला है। संयुक्त राष्ट्र ने आगाह किया है कि कोरोना की दूसरी क्रूर लहर ने भारत के बड़े हिस्से में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया है। अपनी इस रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत ने वैक्सीन एलिजिबिलिटी को एक्सपेंड किया है और देश में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन भारी मांग को पूरा करने के लिए भारत में कोरोना टीकों की पहुंच असमान और अपर्याप्त है। हालात को देखते हुए भारत की ग्रोथ आउटलुक 2021 में काफी ज्यादा नाजुक है। मौजूदा वित्तीय साल में भारत की जीडीपी की ग्रोथ भी 7.5% रहने का अनुमान है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगले हफ्ते बाजार में आएगी रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक। सरकार ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच टीकाकरण अभियान भी तेजी से बढ़ रहा है। सरकार अब विदेश से भी कोरोना वैक्सीन मंगा रही है। इस बीच नीति आयोग ने गुरुवार को जानकारी दी है कि रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक भारत आ रही है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि हम आशान्वित है कि अगले हफ्ते से यह बाजार में उपलब्ध होगी। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि हम रूस से आई हुई तय मात्रा में स्पुतनिक वैक्सीन की बिक्री के लिए अगले हफ्ते से शुरू होने की आशा करते हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी सप्लाई को लेकर प्रयास जारी रहेंगे। स्पुतनिक वैक्सीन का उत्पादन जुलाई से शुरू होगा। ऐसा आकलन है कि उस समय वैक्सीन की 15.6 करोड़ डोज बनाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डिप्टी सीएम अजित पवार के सोशल मीडिया अकाउंट पर 6 करोड़ रुपए खर्च करेगी महाराष्ट्र सरकार। बीजेपी ने की आलोचना। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और उनके विभाग के कामों की जानकारी आम जनता तक पहुंचे, इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए साल 2021-22 के लिए करीब 6 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके लिए बाहरी कंपनियों को ठेका देने का फैसला भी किया गया है। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आरोप
गया है कि कोरोना महामारी के इस काल में जहां एक तरफ इलाज और वैक्सीन के लिए महाराष्ट्र सरकार पैसों का रोना रो रही है, वहीं दूसरी तरफ एक मंत्री के प्रचार प्रसार के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। फिलिस्तीन से जंग में इजराइल को मिला अमेरिका का साथ, नेतन्याहू से बोले बाइडेन आपको अपनी सुरक्षा का है हक। जी हां दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग पर अमेरिका का बयान भी सामने आ गया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल का पक्ष लेते हुए कहा है कि उसे अपनी उस सुरक्षा का पूरा हक है। एक तरफ से बाइडेन ने यह साफ कर दिया है कि वह इजराइल के साथ है और यदि भविष्य में दो देशों की यह लड़ाई वैश्विक रूप लेती है तो यूएस इजराइल के समर्थन में खड़ा होगा। इससे पहले तुर्की ने फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दिया था। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि यह संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है। जब आपकी सीमा में हजारों की संख्या में रॉकेट आ रहे हो तो आपको अपनी रक्षा के लिए कदम उठाने होंगे। जो बाइडेन ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बातचीत भी की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। एलोन मस्क का यू टर्न और बिटकॉइन 17% नीचे। जी हां दोस्तों, एलोन मस्क के एक ट्वीट ने फिर से बिटकॉइन को हिलाकर रख दिया है। एलोन मस्क ने एक ट्वीट में की टेस्ला अब बिटकॉइन में पेमेंट नहीं लेगा। इतना कहना था कि बिटकॉइन 17% तक टूट गया। 3 महीने पहले एलोन मस्क ने बिटकॉइन के पेमेंट को मंजूरी दी थी। उनके इस यू टर्न से पूरे इंडस्ट्री हैरान है। अपने ट्वीट में एलोन मस्क ने इस फैसले के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन मिनिंग और ट्रांजैक्शन के लिए फॉसिल्स फ्यूल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, खास तौर पर कोयले का, जो कि बेहद खराब है। एलन मस्क ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक बेहद शानदार विचार है, इसका भविष्य काफी उज्जवल है, लेकिन ये हमारे पर्यावरण की कीमत पर नहीं आ सकती। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल में कोरोना संकट के भारत जैसे बन रहे हैं हालात, ऑक्सीजन की कमी से जा रही है मरीजों की जान। जी हां दोस्तों, नेपाल में कोरोना संकट के उसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं जिस तरह भारत में ऑक्सीजन की कमी के कारण कई मरीजों की जान चली गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की चपेट में आए इस हिमालयी देश में मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी हो गई है। इसी का नतीजा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन किल्लत के चलते कोरोना पीड़ित 16 मरीजों की मौत हो गई है। इस देश में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। अब तक कुल 4,13,111 संक्रमित पाए गए हैं और 4,084 पीड़ितों की जान गई है। काठमांडू पोस्ट अखबार की खबर के अनुसार नेपाल के रूपदेही जिले के 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से कुल 16 मरीजों की जान चली गई है। जिले के ज्यादातर अस्पताल मंगलवार से ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी से जूझ रहे हैं। राजधानी काठमांडू में भी यह स्थिति बनी है। यहाँ के करीब दर्जन भर अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए नए कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया है। इस बीच सरकार ने निजी अस्पतालों से कहा है कि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 15 दिन में खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरब सागर में बन रहा है साल का पहला चक्रवाती तूफान, नाम होगा तोकेते। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने इस सप्ताह देश के पश्चिमी तट की ओर से चक्रवाती तूफान आने की भविष्यवाणी की है। दक्षिणी पूर्वी अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है जिससे अरब सागर से सटे लक्षद्वीप की ओर बढ़ने की आशंका है। इस दौरान यह तूफान धीरे धीरे तेज होता जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक देश के पश्चिमी तट पर रविवार तक साल का पहला चक्रवाती तूफान दस्तक देगा। लक्षद्वीप, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात इसके गवाह बन सकते हैं। इसकी वजह से 14 से 16 मई के बीच केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र समेत कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार तूफान संभवतः 20 मई को कच्छ क्षेत्र से गुजरात होते हुए दक्षिणी पाकिस्तान की ओर रुख कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो यह गुजरात के तटीय इलाकों में 17 या 18 मई तक पहुंचेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन में इसके रुख को लेकर और बेहद जानकारियां हासिल हो सकती है। कुल मिलाकर अगले सप्ताह तक इसके आने की संभावना है।
मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के मुताबिक लक्षद्वीप मालदीव के इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। इसके अलावा केरल, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में लोगों को आंधी तूफान के साथ बारिश का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों, यह 2021 का पहला चक्रवाती तूफान होगा और इसका नाम म्यांमार की तरफ से तोकाते रखा है, जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 10 ग्राम सोना 500 रुपए सस्ता खरीदने का है मौका। जी हां दोस्तों, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। हालांकि सस्ता सोना खरीदने का मौका इसके 2 दिन बाद आएगा। अगर आप सोवरेज गोल्ड बॉन्ड का इंतजार कर रहे हैं तो यह मौका आने वाला है। कारोबारी साल 2021-22 के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली बिक्री 17 मई यानी कि सोमवार से शुरू होगी। यह बिक्री अगले 5 दिन तक खुली रहेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड की इस स्कीम में बैंकों के जरिए भी निवेश किया जा सकेगा। आपको बता दें दोस्तों, इस बार सोने में तेजी देखने को मिल सकती है। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय तृतीया पर कम ही बार ऐसा हुआ है जब सोने की कीमतें नीचे गई हों। इसमें ज्यादातर तेजी ही देखी गई है। रिसर्च फर्म के मुताबिक त्योहार पर सोने का ट्रेंड अच्छा बना रहेगा। ये 1 से सवा साल में 56,500 का स्तर छू सकता है। अभी इसे 50,000 रुपए के टारगेट पर खरीदा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। अब अगले महीने होगी महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी जनवरी 2021 से लंबित है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण बने मौजूदा हालात के बीच इसे फिर टाला जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जीएम स्टाफ साइड्स ने कहा है कि केंद्र सरकार जून 2021 में सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि का ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के डीए में बेसिक सैलरी का कम से कम 4% इजाफा किया जाए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। स्ट्रोम R3 होगी भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। सिंगल चार्ज में देगी 200 किलोमीटर की जबरदस्त रेंज। जी हां दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक कारों की लॉन्चिंग शुरू की जा चुकी है। हालांकि अभी कुछ ही इलेक्ट्रिक कारें भारत में मौजूद है, लेकिन ऑटोमेकर्स इनकी संख्या बढ़ाने को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। मौजूदा समय में भारतीय मार्केट में जितनी भी इलेक्ट्रिक कारें मौजूद हैं उनकी रेंज 10 लाख रुपए से शुरू होती है, जिसे ध्यान में रखकर भारत में एक ऐसी कार को लॉन्च किया जाने वाला है जिसकी शुरुआती कीमत 5 लाख रुपए से भी कम है। ये कार है स्ट्रोम R3, जिसे जल्द ही भारतीय सड़कों पर रफ्तार भरते हुए देखा जा सकेगा। आपको बता दें दोस्तों, स्ट्रोम R3 की कीमत 4.5 लाख रुपए रहेगी और यह भारत में मिलने वाली सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी। इसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा जो 1 लाख किलोमीटर या 3 साल की वारंटी के साथ मार्केट में उतारी जाएगी। कंपनी ने 10,000 रुपए के टोकन अमाउंट में इस कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है। यह भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनने वाली है, जिसे आने वाले महीनों में लॉन्च किया जा सकता है। स्ट्रोम R3 का डिजाइन आम इलेक्ट्रिक कारों से थोड़ा हटकर है। इसमें 12 इंच के एलॉय व्हील और आउटसाइड रियर व्यू मिरर दिया जाएगा। स्ट्रोम के एक्सटीरियर में 4 कलर ऑप्शन इलेक्ट्रिक ब्लू, नियॉन ब्लू, रेड एंड ब्लैक दिया जाएगा। स्ट्रोम R3 की लंबाई 1907 mm, चौड़ाई 1450 mm और ऊंचाई 1572 mm होगी। इसका व्हील बेस 2012 mm का होगा और इस कार की टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। वहीं यह फुल चार्ज करने पर 200 किलोमीटर तक की रेंज का दावा करती है। स्ट्रोम R3 को 15A पावर वाली आउटलेट के माध्यम से 3 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। स्ट्रोम R3 में कंपनी ने 3 ड्राइविंग मोड, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट को भी शामिल किया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार किस कंपनी ने लॉन्च की थी? जी हां दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।